नमस्कार। बीए थर्ड ईयर समाज शास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर अनीता जैन आज आपको फर्स्ट पेपर दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत को पढ़ाऊंगी। पिछले व्याख्यान में हमने आत्महत्या के अर्थ और परिभाषा को देखा था। आज हम आत्महत्या के कारण को समझेंगे। उससे पूर्व हम पिछले व्याख्यान को संक्षेप में पुनः दोहरा लें। आत्महत्या शब्द से हम सभी वाकिफ हैं। हम जानते हैं जब कोई व्यक्ति अपने आप को समाप्त कर लेता है तो वह आत्महत्या कहलाती है, और इस तरह से हम आत्महत्या को प्राय वैयक्तिक कारण मानते हैं। लेकिन दुर्खिम बिल्कुल अलग हटकर बात करते हैं। दुर्खिम का मानना है आत्महत्या कभी भी व्यक्तिगत नहीं है, अपितु समाज ही आत्महत्या के लिए उसे प्रेरित कर रहा है और उसे एकाकीपन समाज ही उसमें उत्पन्न करता है, तभी वह अपने जीवन को समाप्त करने के लिए बाध्य होता है। और इस तरह से आज अब हम देखेंगे कि आत्महत्या के क्या क्या कारण हैं। दुर्खिम ने आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक, जैविक, प्राकृतिक एवं सामाजिक अनेक कारणों का उल्लेख किया है, लेकिन आप मनोवैज्ञानिक और प्राकृतिक दशाओं को आत्महत्या की वास्तविक प्रेरणा मानते हैं। सामाजिक दशाओं को भी वास्तविक प्रेरणा शक्ति के रूप में देखते हैं और उस रूप में उन्होंने निम्नलिखित कारण बताए हैं। प्रथम कारण उन्होंने दिया मनोवैद्यकीय अवस्थाएं और आत्महत्या। मनोवैद्यकीय अवस्थाओं में कई चीजों को लिया गया है। उनमें पहला पॉइंट लिया गया है पागलपन और आत्महत्या। दुर्खिम ने पागलपन को एक ऐसी बीमारी माना है जो किससे जुड़ी हुई है, मानसिक स्थिति से। लेकिन दुर्खिम कहते हैं कि हर समाज में अगर हम देखें तो ये बीमारी पाई जाती है। अंतर इतना ही है, क्या है कि हर समाज में ये भिन्न भिन्न है, कहीं पर अधिक है तो कहीं पर कम है। एस्क्विरॉल तथा बॉर्डिन ने आत्महत्या को एक विशेष प्रकार का पागलपन समझते हैं और दुर्खिम इस सिद्धांत का परीक्षण करते हैं और आत्महत्या को पागलपन से जनित नहीं मानते। कुछ लोग आत्महत्या को आनंद, मतिभ्रम या दीवानगी, अत्यधिक निराशा, दुख या शोक से जनित भी मानते हैं। लेकिन कुछ लोग सम्मोहन, आवेगपूर्ण अवस्था आदि को भी आत्महत्या का कारण मानते हैं। इसके अंतर्गत हम कई चीजें, कई सब पॉइंट्स लेंगे। उन सब पॉइंट में सबसे पहले हम लेंगे आत्महत्या एक उन्माद। बॉर्डिन ने इसे एक उन्माद कहा है और उनके अनुसार ये उन्माद का एक विशेष रूप है, अलग प्रकार है उनके अनुसार, जो केवल उस एक क्रिया से ही संबंधित होता है। मतलब सभी क्रियाएं नहीं, बल्कि कोई एक विशेष क्रिया से यह संबंधित होता है। वही इस बात को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो पूर्णतः स्वस्थ दिखाई देता है, सामान्य रूप में अपनी सारी क्रियाएं करता है, कहीं कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी आदतें जैसे गाली देना, चोरी करना, मारपीट करना, शराब पीना, इनमें क्या होता है, उसे बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, उसे बहुत अच्छा लगता है और वह ये करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है और इस क्रिया को करने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम एक विषयोन्मादी कह सकते हैं। बॉर्डिन के मतानुसार ये विशिष्ट उन्माद व्यक्ति अपने आप को समाप्त करने की सोचता है। ये इतना प्रबल संवेग होता है कि तीव्र और गंभीर होता है और किसी भी क्षण व्यक्ति उसके अधीन होकर यह क्रिया कर बैठता है। लेकिन दुर्खिम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि इसमें अत्यधिक शिथिलता एवं निराशा के भाव विद्यमान होने से विचारों और क्रिया में आपस में संतुलन बिगड़ जाता है और यह असंतुलन जो होता है उसके सारे मस्तिष्क में छाया रहता है। केवल एक भाग में ही नहीं होता, बल्कि पूरा उसके अधीन हो जाता है उसका मस्तिष्क।
और यह पागलपन का विशेष प्रभाव भी तभी प्रकट होता है जब संपूर्ण मानसिक जीवन उन्माद से प्रभावित हो। और दुर्खिम कहते हैं जब जब यह विषयोन्माद नहीं होता तो आत्महत्या भी एक विषयोन्मादी नहीं हो सकती। दूसरी इसकी चीज को लेते हैं उन्माद के परिणाम के रूप में आत्महत्या। इसके अनुसार आत्महत्या करने वाला व्यक्ति प्राय पागल होते हैं। स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। यह मानसिक अलगाव के कारण होता है। दुर्खिम इस मत को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि यदि मानसिक अलगाव के कारण ही आत्महत्या होती तो इसके विभिन्न स्वरूपों के अनुसार आत्महत्याओं का वर्गीकरण किया जाए और देखें कि उनके अतिरिक्त और किस प्रकार की आत्महत्याएं नहीं होती। दुर्खिम ने उन्माद से संबंधित ये 4 प्रकार बताए कि जिसके अनुसार आत्महत्या नहीं हो रही है। उनमें सबसे पहले उन्होंने कहा उन्मत्त आत्महत्या। इस प्रकार की आत्महत्या को क्या मान रहे हैं? मतिभ्रम या दीवानगी के कारण, कि जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, एकदम दीवानगी आ गई है, तब वह आत्महत्या कर रहा है। रोगी यदि किसी काल्पनिक भय से, संकट या अपमान से बचने के लिए ही आत्महत्या कर लेता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देवी शक्ति अपने पास बुला रही है, उसको कह रही है कि यहाँ आ जाओ, उसकी ज़्यादा आवश्यकता है, तब उसके पास दूसरे विचार उसके मस्तिष्क में आएंगे ही नहीं और वह इतना अधिक उसकी ओर प्रेरित हो जाता है कि अपने आप को, अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहता है। लेकिन ये क्षणिक विचार होता है। अगर उस क्षण के विचार टल जाए तो उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है या वह आत्महत्या नहीं करेगा। बॉर्डिन ने इसका एक उदाहरण भी दिया। बॉर्डिन ने कहा कि एक व्यक्ति नदी में जाता है और गहरे पानी की ओर बढ़ता है ताकि वह अपने आप को समाप्त कर सके, लेकिन तभी उसे कोई व्यक्ति रोक देता है और उसे धमकाता है, तो वह क्या होगा, नदी से बाहर आ जाएगा। और वह बाहर आया, वह क्षण टल गया तो वह घबराएगा, डरेगा, लेकिन आत्महत्या नहीं करेगा। दूसरी होती है विषादपूर्ण आत्महत्या। इस प्रकार की आत्महत्या का कारण खिन्नता, दुख, निराशा या शोक होता है। इसमें व्यक्ति को ऐसा मानसिक आघात लगता है जिसके कारण वह अपने मस्तिष्क का संतुलन खो बैठता है, तनाव में आ जाता है और एकमात्र आत्महत्या ही उसे सुरक्षा का उपाय दिखाई देती है। उदाहरण के स्वरूप में हम देंगे, मान लीजिए उसका प्रियजन जिसकी मृत्यु हो गई है, व्यापार में घाटा लग गया है, या उसने शिक्षा के लेवल पर जिसकी कामना की थी वह उसे प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन दुर्खिम इस मत को भी अस्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है सम्मोहित आत्महत्या। इसमें मृत्यु का विचार व्यक्ति के मस्तिष्क पर एकदम हावी हो जाता है और इतना अधिक मोह उसके मन में केंद्रीय आकांक्षा बन जाता है कि उसको अपने जीवन को समाप्त करना है, तब वह इस आत्महत्या की ओर प्रेरित होता है। नेक्स्ट है आवेगात्मक आत्महत्या। इसमें अचानक ही व्यक्ति में मृत्यु की इच्छा पैदा होती है और तुरंत ही वह उसकी पूर्ति के लिए आत्महत्या कर बैठता है। ये बहुत कम क्षणों में हो जाता है और ऐसी किसी वस्तु को देखकर जिसका परिणाम, जिसको प्राप्त करने से मृत्यु प्राप्त हो सकती है, जैसे मान लीजिए कब्र से गुजरना, मतलब मृत्यु से जुड़ी हुई चीज़ है, चाकू या तलवार देखना, तब अपने आप को समाप्त, या बंदूक देखना, तब अपने आप को समाप्त करने की इच्छा कर बैठता है। दुर्खिम सभी प्रकार की मनोवैज्ञानिक कारकों को आत्महत्या के लिए अस्वीकार करते हैं, क्योंकि ऐसे अनेक प्रकार की आत्महत्या हैं जिनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आती है। नेक्स्ट इसका सेकंड पॉइंट होगा स्नायु दोष और आत्महत्या। स्नायु दोष अथवा नाड़ी दौर्बल्य भी मानसिक व्याधि है। मानसिक व्याधि स्नायु तंत्र को प्रकट करती है और उस पर जब गहरी चोट लगती है या कोई कठोर मानसिक पीड़ा होती है तो व्यक्ति को क्या होता है, बहुत कष्ट का अनुभव होता है और वह छोटी सी घटना से उत्तेजित हो जाता है। उसे लगता है कि उसे बहुत अधिक या तो दुख हो रहा है या बहुत अधिक खुशी हो रही है। यह सुख और दुख की घटनाएं उसे बहुत अधिक प्रभावित करने लगती हैं। किंतु दुर्खिम ने तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि पागलपन या स्नायु दोष वास्तव में आत्महत्या के मौलिक कारण नहीं है। इनके प्रभाव से तभी आत्महत्या की जाती है जब इनके साथ कुछ विशेष सामाजिक दशाएं क्रियाशील हो। और दुर्खिम का निष्कर्ष यह है कि स्नायु दोष और पागलपन
व्यक्ति को आत्महत्या को प्रेरित करने वाली दशाएं हो सकती हैं, किंतु आत्महत्या इनका निश्चित परिणाम नहीं होता जब तक कि सामाजिक परिस्थितियां इनके साथ जुड़ी हुई न हो। नेक्स्ट पॉइंट है मद्यपान और आत्महत्या। कुछ लोग मद्यपान को ही आत्महत्या का कारण मानते हैं कि शराब पिए हुए व्यक्ति का मस्तिष्क का क्या होगा, संतुलन नहीं रह पाता है, उसे सोचने समझने की, अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं रह पाती और इसलिए वह क्या करता है, आत्महत्या कर बैठता है। दुर्किम ने फ्रांस में आत्महत्याओं की संख्या तथा मद्यपान के अपराधियों की संख्या के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि इन दोनों में कोई सहसंबंध नहीं है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारक और आत्महत्या। आत्महत्या के असामाजिक कारकों में मानसिक व्याधियों के अतिरिक्त कुछ सामान्य मानसिक अवस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। विशुद्ध मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं और पैतृकता के प्राप्त गुण भी आत्महत्या के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं और कुछ लोग प्रजातीय विशेषताओं को भी आत्महत्या में सम्मिलित करते हैं और इसीलिए कुछ पॉइंट इसमें देखेंगे। पहला है प्रजाति और आत्महत्या। प्रजाति हम आत्महत्या में सहसंबंध बताने से पूर्व दुर्किम प्रजाति की परिभाषा को या प्रजाति को स्पष्ट करना चाहेंगे। प्रजाति से सामान्य तौर पर हम यह मानते हैं कि एक सी शारीरिक विशेषताओं वाले व्यक्ति एक प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। उनमें उनकी शारीरिक विशेषताएं अर्थात उनका कद काठी, रंग, उनके बालों की बनावट, किसी भी आधार पर यह उनमें समानता बताई जा सकती है। आनुवंशिक आधार पर उनमें ये समानताएं होती हैं और प्रजाति को आधुनिक अर्थ में उन व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य लक्षणों से युक्त हैं। ये सामान्य लक्षण यौन संबंध के द्वारा पैतृकता से प्राप्त होते हैं। दुर्किम और अन्य विद्वानों ने उसकी कुछ विशेषताएं बताई। उनमें पहला कि प्रजाति उन व्यक्तियों का समूह है जो एक दूसरे के समान है और दूसरा प्रजाति संबंधित ये समानताएं पैतृकता पर आधारित होती हैं। यही बात अभी हमने इसके अर्थ में देखी थी कि किस तरह से ये एक पैतृकता से हमें वंशानुगत मिलती हैं। वर्तमान में प्रजाति व राष्ट्रीयता समान है। कुछ विद्वान इसके लक्षणों से आत्महत्या का कारणात्मक संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन दुर्किम ने सिद्धांत के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि आत्महत्या की जटिल और विशिष्ट प्रवृत्ति को प्रजाति के सामान्य लक्षणों द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाता। केल्ट प्रजाति के लोग पहले अधिक आत्महत्या करते थे, किंतु अब यह प्रवृत्ति उनमें कम हो गई है और इसका कारण दुर्किम उनकी बाह्य परिस्थितियों में घटित परिवर्तनों, उनके सभ्यता के स्तर में अंतर तथा भौगोलिक पर्यावरण में अंतर को मानते हैं। इसका दूसरा जो पॉइंट है पैतृकता और आत्महत्या। पैतृक आत्महत्या का अर्थ है आत्महत्या करने वाले बच्चे भी इसलिए आत्महत्या करते हैं कि उनके पेरेंट्स ने की है और ये मान रहे हैं कि जिसके पहले परिवार में आत्महत्या हुई है उनके बच्चे भी आत्महत्या करेंगे और इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि यह वंशानुगत मानी गई है और इसलिए गाल तथा एस्किरोवाल नामक विद्वान ने कुछ उदाहरण दिए कि एक धनी जमींदार ने, पेरिस के एक धनी जमींदार ने आत्महत्या की तो बाद में उसके 7 बच्चों ने भी ऐसा किया था। लेकिन दुर्किम कहते हैं कि यह एक संक्रामक घटना नहीं है, बल्कि यह स्नायु दुर्बलता का व्यक्ति अपने परिवारजनों द्वारा की गई आत्महत्या का स्मरण करके अथवा आत्महत्या की घटना को देखकर स्वयं भी आत्महत्या के लिए प्रेरित हो सकता है। और इसीलिए दुर्किम ने अपनी पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जिनमें यह एक संक्रामक रोग नजर आती है। वह लिखता है कि एक अस्पताल में 15 रोगियों ने एक अंधेरे कमरे में एक के बाद एक फांसी लगा ली और जब वह फंदा हटा लिया गया तो ये घटना अपने आप नियंत्रण में आ गई। नेक्स्ट है भौगोलिक दशाएं एवं आत्महत्या। मॉर्सेली और कुछ अन्य विद्वान भौगोलिक दशाओं को इसके लिए उत्तरदायी मानते हैं कि जलवायु और तापमान का संबंध आत्महत्या से होता है और उनमें जलवायु और आत्महत्या अगर हम देखें तो समशीतोष्ण जलवायु में आत्महत्याएं सर्वाधिक होती हैं, किंतु दुर्किम कहते हैं कि आत्महत्याएं तो सभी प्रकार की जलवायु में होती हैं। समशीतोष्ण जलवायु में अधिक आत्महत्या का कारण जलवायु नहीं है, बल्कि उसमें विकसित होने वाली विशिष्ट सभ्यता और उसका वितरण है। भारत में जहाँ गर्मी अधिक है, किसी समय आत्महत्या की दर बहुत ऊंची थी। इटली में भी उस समय आत्महत्या अधिक होती थी जब वहाँ रोमन साम्राज्य स्थापित हो गया।
दुर्खिम लिखते हैं कि हमें लोगों ने आत्महत्या की असमान प्रवृत्ति कारण की खोज जलवायु के रहस्यात्मक प्रभाव में नहीं, बल्कि इस सभ्यता की प्रकृति एवं विभिन्न देशों में इसके वितरण की पद्धति में करनी चाहिए। दुर्खिम इससे कारणात्मक संबंध नहीं मानते हैं कि आत्महत्या की दर का कम या अधिक होना वास्तव में किसका परिणाम है? सामाजिक कारकों का परिणाम है, जलवायु का नहीं। फिर इसी में हम ले रहे हैं मौसमी तापमान और आत्महत्या। सामान्यतः माना जाता है कि मौसम ऐसा हो जो आत्महत्या की प्रेरणा दे रहा है, जिसमें आकाश अंधकारपूर्ण होता है, तापमान बहुत कम होता है, नमी अधिक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आत्महत्या करने वाले की प्रकृति स्वयं दुखी एवं निराश दिखाई देती है। निराशा से भरा वातावरण व्यक्ति के मन में क्या करेगा? विषाद उत्पन्न कर देगा, मतलब कोई खुशी नहीं आएगी, दुखी दुखी सा हो जाएगा। तब वह क्या होगा? जीवन के प्रति भी उदासीन हो जाता है, तब वह आत्महत्या कर लेता है। मॉन्टेस्क्यू ने आत्महत्या का ऋतु के साथ संबंध जोड़ा है और उनके अनुसार ठंडे देशों और पतझड़ के मौसम में सर्वाधिक आत्महत्याएं होती हैं। लेकिन दुर्खिम कहते हैं ऐसा नहीं है। अधिकतम आत्महत्या न तो सर्दियों में होगी न पतझड़ में होती है। कई बार मधुर मौसम होता है, बहुत सुंदर मौसम होता है, तब भी आत्महत्या हो जाती है। मनुष्य जीवन को त्यागना तब अधिक पसंद करता है जब वह प्रकृति सर्वाधिक मुस्कुरा रही हो। वह सबसे कम कठिन होता है अपने आप को मारना। ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक आत्महत्या की जाती है। इसकी पुष्टि के लिए दुर्खिम ने यूरोप के देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि सभी देशों में गर्मी में आत्महत्या की दर अन्य मौसम की तुलना में अधिक थी। इस तरह से हमने देखा कि आत्महत्या के लिए अनेकों कारक प्रभावित हो रहे हैं और दुर्खिम ने इस सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि जिस प्रकार शारीरिक असंतुलन ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में होता है, वैसा ही शीतकाल के आरंभ में भी होता है। अतः इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि गर्मी आत्महत्या का प्रेरक कारण है। दुर्खिम आत्महत्या के भौगोलिक अभिमत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि तापमान और मौसम स्वयं आत्महत्या के लिए उत्तरदायी नहीं है, वरन इनका प्रभाव सामाजिक दशाओं पर पड़ता है और ये सारी सामाजिक दशाएं आत्महत्या की दर को तय करती हैं। इस तरह से दुर्खिम आत्महत्या के प्रमुख सभी कारणों के साथ सामाजिक दशाओं की बात करते हैं कि सामाजिक दशा ही उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही हैं। धन्यवाद।